नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और जियोग्राफी के सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो वर्ष भर वो वर्षा प्राप्त करता है। तो थ्रू आउट द ईयर इनमें से कौन से रीजन में बारिश होती है? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर वो बारिश होती है। ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं ओशियन करंट्स आर नॉट काउज्ड बाय। तो ओशियन करंट्स वो किसके कारण काउज होते हैं और किसके कारण काउज नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जब नॉट आपसे पूछा गया है तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर ऑफ डेजर्ट अलॉन्ग द कोस्ट। समुद्र तट पर रेगिस्तानों का दबाव, इसके कारण ओशियन करंट काउज नहीं होते हैं। बात करें किसके कारण ये काउज होते हैं, तो जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, भूमंडलीय पवन होती है, उसके कारण होते हैं। ट्रेड विंड्स के कारण होते हैं। डिफरेंसेस इन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। सी वाटर के सी वाटर होता है, उसकी डेंसिटी वो अलग अलग होती है, उसके कारण ओशियन करंट काउज हो जाता है। अच्छा, और क्या रीज़न हो सकते हैं ओशियन करंट काउज होने के पीछे? देखो, ये 3 रीज़न तो आपने पढ़ लिए। इसके अलावा रीज़न हो सकता है जो टेम्परेचर है ओशियन वाटर का, वो भी एक रीज़न हो सकता है। रोटेशन ऑफ अर्थ भी एक रीज़न हो सकता है। जो आपके कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट लाइन की जो शेप है वो भी इसको डिराइव कर सकती है ओशियन करंट को। ये तो हो गया ओशियन करंट के बारे में। वो ओशियन करंट्स के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं? जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं ओशियन करंट के बारे में, वो एक तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरिडा करंट वो किस तरह का करंट है। फ्लोरिडा करंट फ्लोरिडा एक ओशियन करंट है, और ये एक वार्म ओशियन करंट है, गर्म ओशियन करंट है, ये ध्यान रखना है। एक पूछा गया है कुरोशियो करंट वो किस तरह का है। कुरोशियो करंट ये भी वार्म ओशियन करंट है, गर्म ओशियन करंट है। और एक फाकलैंड ओशियन करंट है। फाकलैंड ओशियन करंट ये भी कोल्ड ओशियन करंट है। जो ब्राजील ओशियन करंट है, ब्राजील ओशियन करंट ये वार्म ओशियन करंट है, गर्म ओशियन करंट है। तो ये आप ओशियन करंट्स के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट। चिपको मूवमेंट वो किसके अगेंस्ट वो स्टार्ट की थी। चिपको मूवमेंट के बारे में ज़रूर आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये जो पेड़ काटे जा रहे थे उनके खिलाफ ये चलाई गई थी। द कटिंग ऑफ ट्रीज। ऑप्शन ए वो सही आंसर है। अब ये किस तरह की मूवमेंट थी? जब हम आंदोलन सुनते हैं ना, तो आंदोलन सुनकर हमारे मन में क्या आता है कि कहीं पर वायलेंस हुई होगी, परंतु यहाँ पर वायलेंस नहीं हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर ये एक नॉन वायलेंट एगिटेशन था। नॉन वायलेंट आप इसको कह सकते हैं। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चमोली डिस्ट्रिक्ट वो प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में पड़ता है। और अराउंड 1973 ये हुआ था। कब? 1973 के आसपास ये हुई थी मूवमेंट। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर जब पेड़ काटे जा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया? पेड़ों को वो हक कर लिया था, पेड़ों के साथ चिपक गए थे। जब पेड़ों के साथ वो चिपक गए ना, तब ये मूवमेंट चलाई गई, चिपको मूवमेंट। तो उसका नाम यहाँ से चिपकने से चिपको मूवमेंट इसका नाम पड़ गया। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में खास रूप से चली थी, ये पता होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज रन बिटवीन। तो ये जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है वो किसके बीच में चलती है? तो वैसे तो इसका आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं, परंतु जो फाइनल आंसर की थी वहाँ पर इसको स्क्रैप कर दिया गया था, तो इसको हम डिस्कस अब नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। जापान का वो सबसे बड़ा जो आइलैंड है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु आइलैंड। होन्शु ऑप्शन सी वो सही आंसर है। ये आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। जापान की बात करते हैं तो जापान के बारे में पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जापान की कैपिटल, जापान की राजधानी टोक्यो में जापान की कैपिटल है। अभी जो ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ओलंपिक गेम्स अभी हुई थी टोक्यो में, ये भी आपने ध्यान रखना है। टोक्यो का इंडिया ने यहाँ पर कितने मेडल जीते थे ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इंडिया ने वो टोटल मेडल जो जीते थे यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स में, वो 7 जीते थे। 7 मेडल जीते थे। इनमें से वो एक गोल्ड मेडल था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनमें वो कितने सिल्वर मेडल थे? अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो 2 सिल्वर मेडल थे, और बाकी के जो बचे हुए 4 मेडल हैं वो ब्रोंज मेडल थे। ब्रोंज मेडल थे वो 4 बचे हुए। ये टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में हो गया। आइलैंड के बारे में हो गया, जापान के बारे में। आइलैंड के बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछ जाते हैं? पूछ लिया जाता है कि जावा आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो आपने सुना होगा जावा आइलैंड हो गया, सुमात्रा आइलैंड हो गया, ये कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के ये आइलैंड है। पहला क्वेश्चन आपको ये पता चल गया। आपका जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो कौन सा है?
तो इंडियन ओशन में सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो है मेडागास्कर आइलैंड। मेडागास्कर आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। एक आइलैंड ऐसा है जिसको नेम दिया गया है सैंडविच आइलैंड का। ये कौन सा आइलैंड है? तो ये है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड को जो है सैंडविच आइलैंड का नाम भी दिया गया है। तो ये आइलैंड के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, इनको नोट कर लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ग्रासलैंड इन ब्राजील आर नोन एज। तो ब्राजील के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? देखो, ब्राजील के अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? कैंपोज उनको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो गया? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया। कंपास तो आपने जान लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पंपाज आइलैंड। पंपाज आइलैंड कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के आइलैंड है, अर्जेंटीना के आइलैंड है। स्टेपी दिया गया है। स्टेपी कहाँ का आइलैंड है? स्टेपी आइलैंड जो है वो यूरेशियन रीजन का आइलैंड है। ये यूरेशियन रीजन का आइलैंड है। और लानोस दिया गया है। लानोस ग्रासलैंड जो है वो कहाँ का है? स्टेपी ग्रासलैंड जान लिया, पैम्पास जान लिया, लानोस ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका में जो है ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये ग्रासलैंड्स आपने 4 के 4 जान लिए। एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू पाकिस्तान। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? अब पाकिस्तान से बहकर कौन सी हो, पाकिस्तान से होकर जो है वो कौन सी नदी बहती है? झेलम की बात करें तो ये तो पाकिस्तान से होकर बहती है। चेनाब की बात करें तो ये पहले हिमाचल में एंटर करती है। हिमाचल से जो है चंद्रभागा पहले, फिर चेनाब, फिर ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से पंजाब की ओर चली जाती है। रावी का भी वही हिसाब है। रावी भी जो है वो एंड में जाकर पाकिस्तान में बहती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। इनमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। ये सारी की सारी जो है वहाँ से होकर बहती हैं। तो ऐसी नदियाँ आप जानिए, ऐसी नदियाँ जो पंजाब से होकर भी बहती हैं। तो इनमें एक तो आपका झेलम आ गया, दूसरा आपका चेनाब आ गया, रावी आ गया, ब्यास भी वहाँ पर जाती है और सतलुज भी वहाँ पर जाती है। तो ये आपने नदियाँ याद रखनी है जो पाकिस्तान में भी जाती हैं, पहले इंडिया में बहती हैं फिर पाकिस्तान में जाती हैं। तो यहाँ से तो नदियों के बारे में इतना ही याद रखना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं धूपगढ़ इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ। धूपगढ़ जो है वो किसका उच्चतम बिंदु है? अगर धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़ जो है वो कहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है? तो ये जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है सतपुरा रेंज का। ऑप्शन बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट धूपगढ़ है। ये पड़ता कौन से स्टेट में है? तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानिए जो आपकी अरावली रेंजेस आती हैं, इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी आती है? तो अगर अरावली रेंजेस की बात करें तो अरावली रेंजेस की जो है गुरु शिखर पीक जो है वो हाईएस्ट आती है और ये राजस्थान में पड़ती है। नीलगिरी हिल्स की बात करें तो नीलगिरी हिल्स में डोडाबीटा नामक पीक आती है, ये हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु में जो है ये पड़ती है। ये ध्यान रखना है। वेस्टर्न घाट में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में जो है वो अनामुडी जो है, अनामुडी ये पर हाईएस्ट पीक है, केरला में ये पड़ती है। ये ध्यान रखना है। और जो आपके उत्तराखंड की गढ़वाल रेंज है, गढ़वाल रेंज में जो है नंदा देवी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट आता है। ये आपको बेसिक चीज़ें यहाँ से पता चलती, इनको आप रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है सतपुरा रेंज जो है वो कौन से स्टेट में पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली मध्य प्रदेश में पड़ती है। मध्य प्रदेश में ही सतपुरा रेंज पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ऑरिजिनेट ओवर द। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये उत्पन्न होते हैं कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? ओवर द, ये मेडिटेरियन सी के ओवर द जो है मेडिटेरियन सी के ऊपर जो है वो उत्पन्न होते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की बात हो रही है। यहाँ से इतना ही याद रखिए, एग्जैक्टली पूछ लिया जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। तो इनमें से सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से किसको जाना जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जो है वो वेस्टर्न घाट्स को जाना जाता है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट जो है वो सही आंसर है, इनको जाना जाता है। ये ध्यान रखना है आपने, सह्याद्री रेंज के नाम से सह्याद्री। इतना ही एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में अगर पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं। बोलते हैं द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आइडिया था सबसे पहले किसने दिया था? विचार इसका सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विचार जो था वो सबसे पहले M.N. रॉय के द्वारा जो था वो दिया गया था। ध्यान रखिएगा, M.N. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो था वो सबसे पहले विचार दिया था। और कौन से ईयर में दिया गया था? तो 1934 में जो था ये विचार इनके द्वारा दिया गया था। कब? 1934 में। ये ध्यान रखिए। अब आपने अलग अलग कमेटीज़ भी पढ़ी होंगी, तो उन कमेटीज़ के चेयरमैन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
यूनियन पावर कमेटी थी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ये आपने याद रखना है। एक आपकी स्टीयरिंग कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कमेटियां मैंने आपको बताई, बस इनको ही रिवाइज कीजिए फिलहाल। अगला क्वेश्चन बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत के संविधान में भारतीय संघीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन फेडरेशन टर्म है ये कहाँ से बोरो की गई है? तो ये बोरो की गई है आपके कनाडा से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपको पता होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अडॉप्ट की है, तो इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कनाडा से हमने क्या जो है वो अडॉप्ट किया है? कनाडा से एक तो हमने ये अडॉप्ट किया है स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर इस फेडरेशन में होता है। यहाँ से हमने एक और चीज़ अडॉप्ट की है, जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की, ये सेंटर के द्वारा की जाएगी, ये भी हमने कनाडा से ही जो है वो अडॉप्ट किया है, ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करें यूएसए से हमने क्या अडॉप्ट किया है? यूएसए से हमने एक तो अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, फंडामेंटल राइट हमने अडॉप्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है। यहाँ से हमने जो है जो जुडिशरी होती है इसकी इंडिपेंडेंस जो होती है वो भी हमने यूएसए से जो है अडॉप्ट किया है। आयरिश गवर्नमेंट से बात करें कि आयरलैंड से हमने क्या किया, तो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर क्या पूछा गया था कि हमने जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरो की है, तो वो हमने आयरिश आयरलैंड से जो है वो अडॉप्ट किया, ये ध्यान रखना है। यूके से हमने क्या अडॉप्ट किया है? यूके से हमने एक तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अडॉप्ट कर ली है। यूके से हमने स्पीकर की पोस्ट जो होती है, स्पीकर जो लोकसभा में होता है वो भी हमने वहीं से अडॉप्ट किया है। जो इन हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होती है वो भी हमने जो है वो यूके से ही अडॉप्ट की है। और लोअर हाउस जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कि लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी, वो भी हमने यूके से ही अडॉप्ट किया। तो ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज एनविसेज्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोलते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है? तो अल्पसंख्यकों के जो हित होते हैं उनकी बात कही गई है आर्टिकल नंबर 29 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये जो हमारे पास अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इनके जो है वो अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनको आप जानिए। एक तो आर्टिकल नंबर 29 आपने जान लिया कि किसके साथ ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो किसकी बात करता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 14 किसकी बात करता है? आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के समक्ष जो है वो सबके सब बराबर होंगे, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 19 क्या बात करता है? तो 19 नंबर आर्टिकल में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करता है कि आप पीसफुली जो है वो बिना किसी हथियार के कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस इसकी बात करता है, ये आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं इसमें। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है ये। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की बात करता है ये। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस की बात करता है ये। तो ये आर्टिकल 29 में जो है वो बातें कही गई, ये आपने आर्टिकल नंबर 29 याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद है, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो विधानसभा के कितने सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक ये नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। जो यहाँ से एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है जैसे कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, परंतु वास्तव में तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 60 मान लीजिए यहाँ के टोटल स्ट्रेंथ है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या कितनी होनी चाहिए इनके मेंबर्स की? इनके मेंबर्स की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती, 20 पे ही ये स्टॉप की जाएगी, क्योंकि 60 का 1/3 आपको करना है तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि इस तरह से होगा, है ना।
हिमाचल प्रदेश में ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, और यहाँ पर जो टोटल असेंबलीज की स्ट्रेंथ है वो 68 है, वो भी पता होना चाहिए, 60 नहीं है 68 है। तो ये एक एग्जाम्पल था, होपफुली आप समझे होंगे यहाँ से। अभी जो है, अभी हम इंपॉर्टेंट डेज जानते हैं अप्रैल महीने के। पिछले कल हमने मई महीने के जाने थे, आज अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज जान लेते हैं। तो अप्रैल महीने में जो है वो जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं वो कौन कौन से मनाए जाते हैं। 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, और 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ये ध्यान रखना है आपको आपने। उसके बाद जो है 7 अप्रैल के बाद जो है जो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दिन हुआ था, तो ये ध्यान रखना है आपको, 13 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और उसके बाद 18 अप्रैल आता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है, और 21 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल भी, इस दिन नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, और 22 अप्रैल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस दिन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो मनाया जाता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। 26 अप्रैल को जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और उसके बाद 30 अप्रैल आता है। 30 अप्रैल को जो है वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटनरी डे जो है वैसे एक्चुअली में इस बार 30 अप्रैल को मनाया गया, परंतु ये एवरी ईयर जो है मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो इस बार जो लास्ट सैटरडे था वो 30 अप्रैल को आया था, ये आपने ध्यान रखना है, लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार लास्ट सैटरडे 30 अप्रैल को आया था। और इम्पॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ से सर्च करना @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 17,900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।